इंडस्ट्री में हर किरदार जो होता है आपका बड़ा ही होता है, तो कैसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर से देखना? क्या होता है कि एक्टर को तो किरदार मिलते हैं छोटे बड़े हर तरह के, बट वो किरदार खूबसूरत तब लगेगा जब वो जीवंत होगा। आपका जो अभी करंट लुक है वो भी ताबड़तोड़ लगता है, लंबी दाढ़ी, हाँ। लंबी कदकाठी। तो कभी ऐसा हुआ है कि डर गए हों लोग? हाँ बिल्कुल देखकर? हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई डायरेक्टर मुझसे कहते थे कि यार आप ये लुक बना के रखना, आगे एक रोल है तुम्हारे लिए। ऐसे करते करते मुझे 14 साल हो गए। तो मैं जब मार्केट में घूमता था बिल्कुल ऐसे करके घूमता था, बिल्कुल यूं करके देखता था ऐसे। प्रॉपर मुंबईया जो होते हैं ना, ए भाई अपन को नहीं करने का, बेड़ो। तो उनसे थोड़ी सी बहसबाजी भी हुई है। अच्छा। ए भाई तू अपन को ऐसे काहे को देख रहा है, ऐसे नहीं देखने का। अच्छा। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं एक्टर हूँ और अपने एक कैरेक्टर के लिए ये एक मेरा प्रोसेस है। दुनिया में बंदर के आगे नाच नचाने से अच्छा है कि अपने इलाके में शेर बन के रहो। तो हम भी वही किया है, और फिर अपने सरकार कालिका तो है ही, हमारे भाग्य विधाता। कोई भी ऊंच नीच हुआ वो सब संभाल लेंगे, काहे कि हमें उन पे भरोसा है, उन्हें हम पे भरोसा है, बात खत्म। अक्सर फिल्मों में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल होता है और जो हमारे दिल और दिमाग में बस जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ एक्स फैक्टर होता है, या फिर इसलिए कि वो कभी मेहनत करना नहीं छोड़ते। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहनती एक्टर मौजूद है जिन्हें आपने कई दफ़ा स्क्रीन पर देखा है और जिनका कद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर असल जिंदगी तक दोनों में बढ़ा है। शमशेरा से लेकर चॉपस्टिक्स तक में सभी का दिल जीतने वाले प्रखर सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है प्रखर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, खैरियत, उम्दा, उम्दा, शानदार। क्या बात है। और इतनी बढ़िया हाइट दी है आपको ऊपर वाले, मतलब देखकर ही ऐसा लगता है कि वाह यार। हाँ, ये कुदरत का करिश्मा है हम्म। और कहीं ना कहीं एक ईश्वर का आशीर्वाद है। अच्छा, इंडस्ट्री में हर किरदार जो होता है आपका बड़ा ही होता है, तो कैसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर से देखना? किरदार, हाँ। किरदार तो खैर बड़ा भी मिला है मुझे, छोटा भी मिला है, हर तरह का मिला है, लेकिन वो जैसा भी मिला है वो बहुत खूबसूरत मिला है। और उसमें फिर मैंने उस किरदार को थोड़ा उस किरदार को जीवंत करने के लिए तमाम प्रयास किए। तो वो क्या होता है कि एक्टर को तो किरदार मिलते हैं छोटे बड़े हर तरह के, बट वो किरदार खूबसूरत तब लगेगा जब वो जीवंत होगा। तो बहुत अच्छा लगता है इंडस्ट्री को ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे से भी, पीछे से, हर तरह से देखने में वो मजा आता है। और ये हमारा काम है और यही इसको हमको मजे के साथ करना है और करते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप भोपाल के रहने वाले हैं और भोपाल से काफी आला जो होते हैं ना, हम कह सकते हैं आर्टिस्ट्स, वो निकलते हुए देखे हैं। कॉमेडियंस हो गए, शायर हो गए, एक्टर्स हो गए। तो क्या लगता है कुछ है खास? क्योंकि इंदौर, भोपाल, इधर से काफी सारे यूनिक आर्टिस्ट, जाकिर खान हो गए, आदित्य कुलश्रेष्ठ हो गए, सलमान खान साहब हो गए। सलमान खान साहब। तो कैसे, मतलब कुछ है भोपाल की हवा में ऐसा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और भोपाल की ये तो हमारे पूरे देश की आवा हवा में ऐसा है, क्योंकि हमारे देश ने ऐसे ऐसे शहरों को जन्म दिया है। तो भोपाल की भी और इंदौर की भी, बल्कि एमपी के लगभग हर एक शहरों की भी, एमपी से बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इंडस्ट्री में एक स्ट्रगल करने के लिए, कामयाब होने के लिए। तो भोपाल को तो थिएटर हब भी कहा जाता है, क्योंकि जो रंगमंच जो है सबसे ज्यादा अगर होता है आज के टाइम पे, तो वो शहर भोपाल है, और एक दिल्ली है, और तीसरा जो है वो मुंबई है, एंड देन फिर कोलकाता और फिर अदर सिटीज। तो यही एक वजह है कि वो क्योंकि थिएटर वहाँ से शुरुआत थिएटर की वहाँ से उस शहर से हुई, और वैसे वो सभी शहरों से हुई, बट भोपाल में सबसे पहले थिएटर एक स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ हबीब तनवीर साहब का जो एक दौर चलता था, बाबा कारण साहब का, तो उस चीज़ से फिर बाजारवाद पर काफ़ी असर पड़ा। अच्छा, और फिर लोगों को पता चला कि ये शहर जो है खूबसूरती के साथ साथ इसमें एक सांस्कृतिक खूबसूरती भी है, कुदरती खूबसूरती के अलावा। तो फिर उस चीज़ को बढ़ावा देना शुरू किया, और फिर अभी तो एक ऐसा शहर है कि बहुत ज़्यादा शूटिंग्स भी वहाँ पर हो रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज की, और थिएटर भी हो रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है सभी वहाँ के उस प्रदेश से जुड़े हर एक कलाकार के लिए। क्या बात है। अच्छा, जब हम देखें, आपने फिल्मों और वेब सीरीज की बात की, एक आपकी भी एक ऐसी नेटफ्लिक्स पर जो आई थी, वो है चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स, हाँ। है ना? तो उसमें विजय राज सर थे, बहुत, अभय देओल।
असल में विजय राज सर जो है वो हैं कैसे, क्योंकि वो ज्यादातर ना इंटरव्यूज देते हैं, उनकी ना मीडिया से ज्यादा बातचीत है, ना वो फोटो शूट्स में ज्यादा, तो असल में कैसे ऑन सेट्स उनसे कैसे लगा आपको मुलाकात? ऑन सेट बहुत दिलचस्प है और बहुत उम्दा आदमी है, क्योंकि उनके साथ काम करने से पहले भी मैंने कुछ बहुत सारी अफवाहें सुनी थी, बहुत सारी अच्छी बातें सुनी थी उनके लिए। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उस सेट पर तो वो शांत स्वभाव के रहे और मुझसे अच्छे से उन्होंने बातचीत भी की, थिएटर के बारे में पूछा, क्योंकि वो खुद भी रंगमंच से रहे हैं। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे एक्टर तो खैर वो लाजवाब हैं ही सही। क्या बात है। और वैसे की वैसे अभय देओल साहब भी हैं, उनसे भी अगर चाहे वो एक्टर एक कोई अच्छा कैरेक्टर निभा रहा हो या कोई एक छोटा रोल है या जैसा भी है, उन सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं अभय देओल जी, विजय राज जी भी। तो इंडस्ट्री को लोग बाहर से जो दिखती है या टीवी में या जो खबरों में लोगों के दिमाग में जो एक छवि है, वो एक अलग बात है, और इंडस्ट्री के अंदर की जो चीजें हैं वो बहुत अलग है उन सब से। उसमें वाकई में एक पॉजिटिव लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तमाम आर्टिस्ट, तमाम डायरेक्टर्स सभी अच्छा काम करते हैं और अच्छे व्यक्तित्व के हैं। क्या बात। अच्छा, आपको जब कास्ट किया जाता है तो मतलब जैसे आपकी एक हाइट जो है वो आपके लिए एक्स फैक्टर है, क्योंकि ऐसे किरदार हर किसी को अपनी फिल्म में चाहिए जो एक अलग सी छवि बनाए सबके दिमाग में। ऐसे में आपका जो अभी करंट लुक है वो भी ताबड़तोड़ लगता है, लंबी दाढ़ी, लंबी कदकाठी, तो कभी ऐसा हुआ है कि डर गए हों लोग? हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि सभी का ये एक्चुअली, पहले तो मैं बताऊं, ये जो हाइट है, और ये जो हाइट तो खैर कुदरती है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा लंबा हो जाऊंगा, मेरे घर में कोई भी नहीं है ऐसा। और ये जो लुक है, ये मैंने एक शौकिया स्टार्ट किया था, दाढ़ी और बाल बढ़ाना, जैसे आपके भी थोड़े थोड़े बाल हाँ, तो अब वो शौकिया स्टार्ट किया, तो उस वक्त मैं थिएटर बहुत चरम पे कर रहा था, एक ही दिन में 5-5 नाटकों की रिहर्सल, सुबह जाना, जाने का समय, आने का कोई समझ नहीं है, सुबह 6 बजे जाता था, रात को 12 बजे आता था, और महीने में 3-4 शो तो करता ही था। तो इस टाइप से बहुत सारे शोज चल रहे थे। अब वो लुक जो है, मैंने एक शौक था वो, कि ऐसा कुछ था कि कुछ टाइम तक मैं रखूंगा, उसके बाद हटा दूंगा, लेकिन वो हटाने का मौका नहीं मिला। अच्छा। रखने का तो मिल गया। और फिर वो, क्योंकि कोई ना कोई डायरेक्टर मुझसे कहते थे कि यार आप ये लुक बना के रखना, आगे एक रोल है तुम्हारे लिए। ऐसे करते करते मुझे 14 साल हो गए। तो ये हो गया। और दूसरा आपने जो बात कही थी, क्या जिस तरह से फिल्मों में आपको देखा जाता है एज एन एक्स फैक्टर, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, तो हर उसमें देखा जाता है, और हर लुक डरते हैं लोग, मतलब बेसिकली। हाँ, डर के बारे में तो डरते हैं, मतलब वैसे नहीं डरते। और काफी ज्यादा लोग थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं इस बात को लेकर कि मैं फॉरेनर हूँ। मुझे बहुत सारे लोग जो है इंडियन नहीं समझते हैं। कोई किसी लंदन या न्यूयॉर्क से कहीं आया हुआ, या कोई अफगानी समझता है, कोई पाकिस्तानी समझता है या कुछ। तो मैं अगर किसी को कहूँ कि भाई मैं भोपाल से हूँ, मैं भोपाली हूँ, तो वो किसी को जब विश्वास नहीं होता। हाँ, मैं लंदन गया हूँ एक फिल्म करने के लिए, तो वहां के लोग का भी यही कहना था कि हम ऐसा यकीन कर ही नहीं सकते कि आप इंडियन हैं। तो और डरने का जो स्वभाव है, वो सभी का अपना एक तरीका होता है काम करने का, अपने कैरेक्टर को जीने का। जब मुझे कभी कोई नेगेटिव रोल मिलता है, तो फिर मैं वो उसको उस तरह से जी जाता हूँ कि फिर वो चाहे एक्टर हो या जो भी हो, थोड़ा सा डर तो उनको लगता है। अभी जो शो कर रहा हूँ जी टीवी, तो उसमें जो मेरी वाइफ बनी है वही मुझसे बहुत डरती है। तो वो जागृति, हाँ, जागृति तो एक बच्ची है। और हाँ, जागृति तो जो जी टीवी पे आ रहा है रोजाना 8:30 बजे से। तो ये चीजें हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने किसी, अब जैसे मुझे इसी में जो दद्दा दुर्जन सिंह का एक कैरेक्टर निभाना था, ये जो पूरी तरह से नेगेटिव, पूरी तरह से तो नहीं, कहीं कहीं उसमें पॉजिटिविटी भी है, उसका किरदार निभाना था, एक खूंखार टाइप का। तो हर एक एक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है अपने कैरेक्टर में जाने का। तो ये शो शुरू होने के 1 महीने पहले से ही मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जब मार्केट में घूमता था, बिल्कुल ऐसे करके घूमता था, बिल्कुल यूं करके देखता था, ऐसे यूं करके देख रहा हूँ, या किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ, मॉल में हूँ, तो बिल्कुल जो सेलर है उनसे बात करते करते चले जाता था वहाँ कैरेक्टर में। तो ऐसी चीजें मेरे साथ होती थी।
तो उसके कारण कुछ मुंबई के कुछ जो एक प्रॉपर मुंबईया जो होते हैं ना, ए भाई अपन को नहीं करने का, बेड़ो। तो उनसे थोड़ी सी बहसबाजी भी हुई है। अच्छा। ए भाई तू अपन को ऐसे काहे को देख रहा है, ऐसे नहीं देखने का। अच्छा। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं एक्टर हूँ और अपने एक कैरेक्टर के लिए ये एक मेरा प्रोसेस है। तब बोले अच्छा चल ठीक है, तेरा शो सक्सेस होगा, मैं शिवाजी महाराज से बोलूंगा। बोले ठीक है। क्या बात है, तो बहुत इस टाइप खूब। की चीजें हुई हैं। अच्छा, दद्दा त्यागी का आप किरदार निभा रहे हैं, कुछ लोगों को एक अगर आप ट्रेलर दिखा पाए अपनी एक्टिंग का, उसमें आप किस तरह का किरदार निभाने वाले, कुछ डायलॉग करके अगर आप बताएं। तो झारखंड के जामतारा जिले के एक काल्पनिक शहर मोक्षगढ़ की कहानी है जागृति एक नई सुबह। क्या लगता है आपको, हम चित्ताओं का भाग्य कभी बदल पाएगा? हमने तो अपने दादा परदादाओं से सुना था कि समय बदलता है, भाग्य नहीं। और भाग्य कोनो बदलने का चीज है का? अरे भाग्य तो भरोसा करने का चीज है। तो भरोसा करिए भाग्य पर, और जैसा जीवन दिया गया है उसे आराम से जीते रहिए। कुछ लोगों का कहना है कि हम समय के हिसाब से बदले नहीं, तो हम आज के समाज के बराबरी में खड़े नहीं हैं। हमारा उन लोगों से कहना है कि ये समाज हम चित्ताओं के लिए किया का है, रखा किया है, जब उनके लिए बदले हैं। उल्टा जन्म से ही हाथ में से आई का ठप्पा और माथे पे चोरू चक्का ही पदवी दिया है। दुनिया में बंदर के आगे नाच नचाने से अच्छा है कि अपने इलाके में शेर बन के रहो। तो हम भी वही किया है। और फिर अपने सरकार कालिका तो है ही, हमारे भाग्य विधाता, कोई भी ऊंच नीच हुआ वो सब संभाल लेंगे। काहे कि हमें उन पे भरोसा है, उन्हें हम पे भरोसा है। बात खत्म खत्म खत्म। क्या बात ये है, आई हैड गूज़बम्प्स। मतलब हाँ, ये तो थोड़ा सा है, बाकी आप पूरा बिल्कुल शो देखिए। बिल्कुल। नहीं, ये जिस तरह से आपने प्रकट किया ये किरदार, ये अभी से ही मुझे इतना उसी टाइप इंटरेस्टिंग लगा, और जिस तरह से आपने भाषा पर जो पकड़ बनाई है वो काफी, मतलब लिटरली गूज़बम्प्स आए थे जब आप अपना डायलॉग बोल रहे थे। लिटरली गूज़बम्प्स वर देयर ऑन माय हेड। क्या बात भाई, बहुत ये थोड़ा कम था क्योंकि वो कैरेक्टर जब मैं उसके सेट पर जाता हूँ, जैसे कल सुबह 7 बजे मुझे पहुंचना है वहां, तो वो सेट पर जाते ही, वो कॉस्ट्यूम धारण करते ही, उसके बाद फिर वो जो दिखेगा तो आपको इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा। तो अभी तो फिर भी क्योंकि ये एक इंटरव्यू है, तमाम चीजें, तो वो दद्दा दुर्जन जो है, आपको आप शो देखेंगे तो कुछ एपिसोड जो उसके आ चुके हैं, जरूर तो आपको और ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात हुई टेलीविजन की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने फिल्मों में भी अपना किरदार निभाए हैं, हाँ, टीवी में भी, टेलीविजन शोज में भी, डेली शोज में, सब में निभाए। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या नजर आता है काम करते वक्त? अंतर देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है, हालांकि काफ़ी सारे लोग जो हैं, कुछ एक्टर्स या कुछ लोग भी टीवी करना पसंद नहीं करते हैं। फिल्मों पे थोड़ा उनका ज़्यादा वो रहता है कि फिल्म करेंगे तो थोड़ा एक अच्छी एक वो, ऐसा वो नहीं है। हमको सारी चीज़ें ही करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मैं उसी प्रोसेस से बड़ा भी हूँ। मैंने थिएटर के अलावा टीवी से शुरुआत की, फिर फिल्में भी की हैं। तो अंतर या फ़र्क, मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया उसमें। सिर्फ इतना है कि फिल्मों में एक जो तामझाम और जो एक जो उसकी जो खूबसूरती है वो बहुत बड़ा आकार लेती है। और टीवी में जो है एक छोटे से एक जगह पर सेट बना दिया जाता है और वहाँ पर पूरी शूटिंग की जाती है। और एक्टिंग को अगर लेकर कहा जाए तो थिएटर या उसमें फिल्मों में या टीवी या फिल्मों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, टीवी में थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया जाता है, वो करना ही पड़ता है, क्योंकि टीवी की ऑडियंस अलग है, उनकी समझ अलग है, और फिल्मों की ऑडियंस अलग है, उनकी समझ अलग है। तो फिल्मों में पूरा एक सटल देना पड़ता है अगर एक्टिंग को लेकर देखा जाए तो। और कहीं कहीं पर जहाँ लाउड है तो वो टीवी में भी और फिल्मों में भी एक जैसा ही है। लेकिन टीवी में अच्छी बात यह है कि टीवी से फिल्मों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है।
अचानक से स्क्रिप्ट आना और फटाक से स्टोरी में चेंजेस हो जाना, और आपके पास मात्र 1 मिनट का टाइम है, आपके पास एक पेज की सोलह की है, तुरंत याद करके परफॉर्म करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, जब आप फिल्म के लिए बड़ी बड़ी फिल्मों में जब आप परफॉर्म करते हैं, वहां पर काम आती है। सब टीवी शो अलादीन करने के बाद जब मुझे फिल्म मिली शमशेरा, तो उसमें मेरे सामने रणबीर कपूर साहब, संजय दत्त साहब, इंडस्ट्री के बड़े नाम सामने थे, और उनके साथ मैं एक अहम किरदार अदा कर रहा था। बुरा। तो वो मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी कि फिर वहां पर मुझे उनके साथ कोई झिझक या डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं आई, और ईश्वर की कृपा से एक ही टेक में परफॉर्म किया। क्या तो ये तमाम चीज़ें तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा ड्रामा टीवी में क्रिएट करना पड़ता है, और फिल्मों और वेब सीरीज में पूरी तरह सेटल चलता है, और कभी कभी उसमें भी ड्रामा आता है। अच्छा, ये आपने पूरा जो बताया, अंतर स्पष्ट किया हमारे सामने, और आपने अंत में बात की शमशेरा की। यही मेरा एक सवाल था शमशेरा से जुड़ा हुआ कि रणबीर कपूर साहब जो थे उसमें थे। हाँ, फिल्म जो थी वो शायद 2017-18 के आसपास फिल्म शूट करना स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट हुई थी। बीच में कोविड आया, और 2022 में लेकिन वो जाकर के सबके सामने आई। इस दौरान मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सेट पर आलिया भट्ट को देखा या कभी उनकी केमिस्ट्री आपको देखने को मिली दोनों की? हमारे सामने तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जब मैं एक्चुअली रणबीर कपूर साहब की एक गैंग का मेंबर था। भूरा। हाँ, उनकी एक गैंग थी जिसमें कुछ 6-7 लोग थे, जिनमें से एक सौरभ शुक्ला जी थे, एक मैं था, और भी कुछ एक्टर्स थे। तो उस वक्त हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आलिया मैम से, आलिया से कभी मुलाकात हुई हो, या वो कभी उनका कभी सेट पे आना हुआ हो सकता है कभी हुआ होगा, क्योंकि बाकी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और बाकी शो के जो एक्टर्स हैं उनका आना तो स्वाभाविक था। संजय दत्त ऑन द साहब रोजाना आते ऑन थे। द सेट्स रणबीर कपूर जो हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्दा। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्म का हूँ या फिल्में की हैं तो मैं ये थोड़ा सा एक बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, या कुछ बातें मैं छुपा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। सॉरी, अभिनेता है, और अभिनेता से पहले एक अच्छे कलाकार हैं। वो कलाकार ऐसे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, और वो एक ही अच्छी बात है कि वो सेट पर रहते हैं सुबह से शाम तक, भले ही उनका सीन हो या ना हो, उनको सेट पर रहना है, और जब भी उनका सीन शूट लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है। संजय दत्त साहब भी बहुत अच्छे हैं, जब वो आते हैं तो उनके साथ पूरा जत्था आता है, और वो उनके अपने लोग ही होते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं काम किए हुए रहते हैं, या जो भी है उनके अपने जुड़े हुए लोग सभी प्रेम भाव से रहते हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं, और रणबीर कपूर साहब हो या संजय दत्त साहब हो, सौरभ शुक्ला जी, वाणी कपूर जी, या रोनित रॉय साहब, सभी। तो कभी आपने देखा कि जैसे जो हम बात करते हैं 2017 में, शायद आप 2017-18 के करीब आप मुंबई गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, am I right? हाँ, 17। और आपको शायद 1 साल के बाद ही कास्ट कर लिया गया, या कुछ समय के बाद ही? हाँ, पर अक्सर जब हम देखते हैं इंडस्ट्री पर, जब कुछ लोग कुटिलता है, कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं कि नेपोटिज्म को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। आपने होते हुए देखा कहीं पे? देखिए, मैं जो शब्द है नेपोटिज्म, इसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि, और अगर ये चीज़ है भी तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? भाई, एक परिवार में पिताजी अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो वो भी यही चाहेगा कि हमारा बेटा भी जो है सरकारी नौकरी करे। तो नेपोटिज्म अगर देखा जाए तो कहीं नहीं, और देखा जाए तो हर जगह है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या कोई बिजनेस हो, सभी हर एक के घरों में नेपोटिज्म है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भाई कोई बड़े अभिनेता है, आज कल को जाकर मैं भी कोई एक अच्छे उस पर पहुंचूंगा या जो भी है, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा बेटा जो है एक्टर बने, या जो भी, कहीं ना कहीं उसको कोई फिल्म दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे तो प्रेफरेंस लगता दी है जाती है, पर प्रेफरेंस दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है नेपोटिज्म कहकर इस चीज का एक लोगों ने थोड़ा सा एक हवा बना दिया है, तो एक ये थोड़ा सा एक बिला वजह का अपमान हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और जाहिर बात है, कोई व्यक्ति है तो अपने व्यक्तियों को सपोर्ट करेंगे, वो करना भी चाहिए। और जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जो किसी एक्टर के भी बैठे हैं, तो वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी तो एक बात है ना, कि भाई रणबीर कपूर साहब हैं तो वो कलाकार भी तो कितने अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अगर बात करें जैसे आपका जब भी किरदार देखते हैं बहुत अलग देखने को मिलता है और सबके दिमाग में छप जाता है कि भाई ये एक बंदा देखा है बढ़िया से, हाँ, है ना। अभी तो फिलहाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं देखा है। हाँ अभी तो, लेकिन अगर हम अच्छे से बात करें इस किरदार के बारे में तो एक हेरा फेरी आपने देखी होगी, हाँ है ना। उसमें जो जगदीप सिंह बाजवा जी थे जिनकी शक्ल पूरी फिल्म में नहीं दिखाई गई, लेकिन एक एक इमेज बनाई गई थी कि हाँ। पीछे एक रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा कि यार एक ऐसा किरदार निभाना है? नहीं, ऐसा किरदार निभाने के बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हम्म। मेरी इच्छा थी कुछ किरदारों को करने की। शुरुआत में तो मैंने हर तरह के कैरेक्टर्स किए, छोटे बड़े हर तरह के। अभी जो थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट है तो अब इसमें फिर भी मेरी एक इच्छा थी कि कुछ दो तीन टाइप के रोल्स करने की। और मैंने अपने आप को कभी टाइप कास्ट में भी शामिल नहीं किया, क्योंकि मैंने हर तरह के रोल्स भी किए हैं इसलिए। तो वो वाली इच्छा तो मेरी नहीं थी, बट जो एक इच्छा थी वो मुझे जी टीवी शो जागृति में मिल गई। इस टाइप का कैरेक्टर जो थोड़ा सा मनमोजी स्वभाव का है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और एक दूसरा कैरेक्टर जो है थोड़ा सा टेररिज्म बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें मेन टेररिस्ट जो होता है, जो जिहाद के लिए लोगों को साथ, थोड़ा सा उस टाइप का। मेरी पर्सनैलिटी भी थोड़ी वैसी दिखती है, नजर आती है, मैं पठानी पहन लेता हूँ। तो मेरा एक उस टाइप का, क्योंकि उसमें खेलने को बहुत कुछ मिलेगा, आंखों से सटल एक उसमें। अभी तो एक में ये हो गया जिसमें थोड़ा सा मेलो ड्रामा भी है दद्दा में, एक दूसरा उसमें थोड़ा एक वो भी होगा। और उसके पीछे का मेरा कोई रीजन नहीं है, एक इच्छा है उस टाइप के रोल करने की। हाइट के लिए कभी ट्रोल किया गया है आपको? एक बार हुआ, नहीं ट्रोल तो नहीं, मतलब बट फिर भी लोग जैसे मजाक कभी किसी ने बनाया हो, फिल्म इंडस्ट्री में कभी हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और हाँ, मेरे अपने शहरों में थोड़ा सा कुछ लोग ये जरूर बातें करते थे कि अरे वो हाइटेड है या वो ऐसा लुक रखता है, तो इस वजह से उसको काम मिल गया। अच्छा। तो थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, एक हाइट है, लुक है, मैं अच्छा है, मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए। और लेकिन उस लुक को रखने के लिए मैंने भी तो तकलीफें झेली हैं। बिल्कुल सही बात। और फिर दूसरा ये कि इसके साथ मैंने अपने अंदर के काम पर भी काम किया है। और दूसरा ये कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हाइट हो, लुक हो, जैसा भी हो, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में हर एक को काम मिलता है। लेकिन वो काम तब मिलेगा जब आपके अंदर का हुनर बाहर आएगा। अंदर का हुनर बाहर आएगा। तो जरूरी वो है, क्योंकि वो काम दिखाओगे तो वो आपके काम बनेगा। काम बनेगा। काम से संबंध बनते हैं और फिर संबंधों से काम बनता है। और इन दोनों के बीच में आपका स्वभाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री में जब आप गए, सबसे पहले आपका हुनर जो है वो किसने परखा क्या, वो तो एक कहीं ना कहीं किस्मत की बात भी होती है। और किस्मत भी तभी सपोर्ट करेगी जो आप एक प्रोसेस से होकर गुजरेंगे जी। तो जो पहला जो मुझे एक ऐड किया था मैंने सुनील ग्रोवर जी के साथ, रिंग आउट क्रीम का। और मैं जब मुंबई 2017 मार्च में गया था, और अप्रैल, वो तारीख भी मुझे याद है, अप्रैल 20 में मेरा शूट था, 20 अप्रैल 2017 वो फिल्म सिटी में। तो वहां से एक शुरुआत हुई, एक कैमरा फेस करने का एक मौका मिला और फिल्म सिटी जाने का मौका मिला। फिर वहां से फिर ऐसा रहा कि कहीं हर महीने कुछ ना कुछ मैं प्रोजेक्ट्स करता रहा। फिर एक बड़ा टीवी शो मुझे मिला, अलादीन सोनी सब का, और उसमें मैं सूबेदार अकबर का कैरेक्टर में था, जो जफर का राइट हैंड था, उसका मैन नेगेटिव। और फिर वहां से बहुत सारे टीवी शोज किए। फिर वेब सीरीज का दौर उसी वक्त स्टार्ट हुआ था। तो फिर पहली सीरीज मुझे मिली अपहरण सबका कटेगा सीजन 1, वो की। और फिर उन्हीं डायरेक्टर के साथ मैंने और भी सीरीज की, तीरंदाज, ये काली काली आंखें। अपहरण का अगला सीजन कब तक देखने को मिल सकता है? अगला सीजन, सेकंड सीजन तो आ चुका है उसका जी, थर्ड सीजन जो है उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि सेकंड सीजन जो है किसी और डायरेक्टर ने शूट किया है। मैंने जिनके के साथ शूट किया था उन्होंने फर्स्ट सीजन बनाया था, और उससे पहले वो बालिका वधू नाम का शो बनाते थे, सिद्धार्थ सेन गुप्ता जी। और बहुत कमाल के डायरेक्टर है, अच्छे काम करते हैं। अभी उनकी सीरीज आ रही है जिसमें मैं भी हूँ, ये काली काली आंखें सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर जी। अभी इसका सीजन 3 भी बनेगा, बट उसमें टाइम है। तो ये सब सीरीज वगैरह की फिल्म में फिल्म तो खैर काफी टाइम से स्टार्ट है, और फिल्म का ऐसा है कि उसके लिए इंतजार भी काफी करना पड़ता है। लेकिन मुझे ईश्वर की कृपा से वो मिल गया। 2018 में शमशेरा मिल गई, फिर उसके बाद चॉपस्टिक्स मिल गई, फिर अभी 2022 में निकिता रॉय करके आया। तो ये है सारा लेखा जोखा। अच्छा,
अब मैं आना चाहूंगा एक छोटे से गेम की तरफ जो हमने आपके लिए सजाया है। बेशक। एक रैपिड फायर काइंड ऑफ है। इंडस्ट्री में आपने अभी तक जितना काम किया है, जितने लोगों से मिले, आपको मैं एक एडजेक्टिव दूंगा कि भाई ये किससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ये कैरेक्टर पर्टिकुलरली, ये एक्टिविटी जो भी पर्सन की है। तो अच्छा। पहला है मोस्ट काइंड एक्टर यू हैव एवर मेट टिल नाउ, यू हैव वर्कड विद, सबसे ज़्यादा काइंड। आशुतोष राणा जी का कहा जा सकता है। अच्छा। और बाकी तो सारे एक्टर्स में अपनी अपनी एक उनका स्वभाव है, सभी बहुत अच्छे एक स्वभाव के लगे हैं। और आशुतोष राणा जी, आशुतोष राणा जी भी, और विजय राज जी भी। अच्छा टॉलेस्ट तो बता देंगे। टॉलेस्ट, हाँ टॉलेस्ट तो अमिताभ बच्चन साहब और अरुणोदय सिंह जी, हाँ और अभी मैं भी हूँ जी 6 फीट 5 इंचेस। जी, क्या बात है। अच्छा, किंग एंड क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस के किंग एंड क्वीन। मैंने जिनके भी साथ काम किया वो सब एक अच्छे एक्टर रहे हैं और जी। अच्छे काम करने वाले रहे हैं, तो इसका जवाब दे पाना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे अच्छा। सभी एक्टर बड़े अच्छे लगे हैं, सबके फनी, एक्सप्रेशन। फनी जो, फनी, हाँ फनी तो बता देते अब फनी में क्या, तो जोक्स क्रैक करते हो सेट्स पे भी बहुत ज्यादा। हाँ आर्य बब्बर जो जिनके साथ मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब काफी अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, वो कहीं ना कहीं सेट पे मजाक वगैरह भी चलता रहता है। अच्छा। और काली काली आंखें, हाँ विजेंद्र काला जी, ओके, विजेंद्र हाँ काला जी, विजेंद्र काला जी। वो काफी अच्छे हैं, वो फनी टाइप के कैरेक्टर्स भी करते हैं और वैसा उनका स्वभाव भी है। अच्छा, कभी वो आपके साथ ऐसे मस्ती, मजाक मस्ती, हाँ मजाक मस्ती करते हैं वो, ये काली काली आंखें सेट पर सौरभ शुक्ला जी के साथ मजाक मस्ती करते हैं कभी कभी, अच्छा। ताहिर राज भसीन या इन सब के साथ, तो अच्छे व्यक्ति हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा अभी जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए जितने भी, मुझे ये व्यक्ति एक बड़े क्या बात है, उस टाइप के अच्छे लगे। बहुत खूब। तो कभी कभी सौरभ शुक्ला जी भी करते हैं, बट वो एक दूसरे वे में करते हैं, वो एक सटल वे में, एक सटायर के रूप में किए जाते हैं। हाँ, पता नहीं अच्छे लगता। व्यक्ति हैं वो, क्या बहुत अच्छी बात बात है। अच्छा, द परफेक्शन, जिसको सब कुछ ऐसे चाहिए एकदम परफेक्शन के साथ कि भाई ऐसे तो ऐसे ही, ऐसे होते हैं ना कुछ। ताना जी का शूट जब अजय देवगन साहब कर रहे थे, तो एक वो बड़ा एक जरा सा शॉट था, वो बिल्कुल एक तलवारबाजी का कुछ तो जो था, तो उसमें उन्होंने काफी, शायद मैंने ऐसे सुनने में आया था 2 दिन तक वो शूट किया था। और मेरे साथ ऐसा बहुत ज्यादा मामलों में नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जो भी कैरेक्टर निभाया है वो 1-2 टेक में उसको डन किया है, तो और वो पसंद भी आया डायरेक्टर को, एक्टर, वो प्रोड्यूसर को या ऑडियंस को। अरे वाह, तो बहुत खूब। अच्छा, अंत में जो हमारे वॉनबी एक्टर्स हैं, जो आ रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री में एंटर कर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये कि आप आओ, आपका स्वागत है, लेकिन आप एक योद्धा की तरह आओ, अपने अपने इलाकों से, अपने अपने शहरों से। अगर आप सिनेमा की ओर आना चाहते हैं तो थिएटर ज्वाइन करें, उससे आपकी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एक अलग बात निकल कर आएगी। थिएटर को समय दें, जल्दबाजी किसी भी तरह की ना करें, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद आपकी उम्र निकल गई और आप 50 में भी आपको कामयाबी मिल सकती है, 25-30 में कुछ वो नहीं है तय। बट ये है कि आप योद्धा बन के आए, पूरी तैयारी से आए, अच्छा थिएटर करके आए, और साथ ही साथ इन्हीं सबके साथ एक पेशेंस भी रखें, एक किसी भी तरह की जल्दबाजी ना रखें, सब्र करें, अपनी कोशिशें जारी रहने दें, उम्मीद अपने खुद पर और ईश्वर पे भरोसा रखें और सब्र रखें बस। क्योंकि आजकल यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, जल्दी आकर अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा रोल चाहिए, जैसा भी है पैसा चाहिए, तो टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। हर एक सब्जेक्ट हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो या वो एक्टिंग हो या वो पॉलिटिक्स हो, हर एक चीज़ में एक समुंदर से भी ज़्यादा जैसी गहराई है, और अभिनय में तो बहुत ज़्यादा। तो आपको उस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा, सब्र रखना ही पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, दर दर की ठोकरें खानी ही पड़ेंगी, पसीनों से लथपथ होना ही पड़ेगा, ठंड में आपको सिकुड़ना ही पड़ेगा, कई बार आपको जो रिजेक्शंस होते हैं उनको आपको कबूल करना पड़ेगा, और फिर वापस उठ के निकलना पड़ेगा, और फिर वापस सेलेक्ट होना पड़ेगा, फिर जूते खाने पड़ेंगे, फिर वापस निकलना पड़ेगा। तो आपको एक समय लगेगा और वो समय आपको देना पड़ेगा,
और अपने स्वभाव में, मैंने अभी बात जो की थी उसमें फिर से कहूंगा कि काम से संबंध बनेंगे और संबंधों से फिर बनेगा काम, और इन दोनों के बीच में आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी फितरत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और नेचर अगर पोलाइट होगा, सहज होगा, एक अपनों से बड़ों का सम्मान करने वाला होगा, तो आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो वही है कि आप सिपाही की तरह अपने स्वभाव को रखें और काम में बादशाह रखें, डटे रहे। तो वही डटे रहे। तो वही देखिए कि तू अब फितरत अपनी सिपाही की रख। दो लाइन से एंड करूंगा युवाओं के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो इस लाइन की ओर आना चाहते हैं, वो जल्दी आना चाहते हैं, जैसा भी है, कि तू फितरत अपनी सिपाही की रख, तकदीर तुझे बादशाह बनाई। क्या बात है, बहुत खूब। तो देखिए, उम्मीद करते हैं इस एक इंटरव्यू से आपके काफ़ी सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिले होंगे। ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहे इंडिया टीवी शोबिज, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी चैनल का, उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।